Hello student, today we will discuss about the event handler method in NetBeans and the different properties and methods of the controls. So let us start. How to use event handlers in NetBeans. देखिए क्वेश्चन हमें ये पूछा जाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि इवेंट हैंडलर मेथड्स क्या होती हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि नेटबीन के अंदर किस प्रकार से इवेंट हैंडल किया जाता है, तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक बार और क्लियर कर दूं, नेटबीन वो एक एडिटर होता है, एक आईडीई होता है, जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं कि किस प्रकार से कोई जीयूआई एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नेटबीन का यूज़ कर रहे हैं और नेटबीन के अंदर किस प्रकार से इवेंट को हैंडल किया जाता है उसके बारे में हमें बात करना है। तो हम लोग जब नेटबीन ओपन करते हैं और उसके अंदर हम लोग डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं, देन वहाँ पर हमने कोई कंपोनेंट यूज़ किया है, तो उस कंपोनेंट के ऊपर जब राइट क्लिक किया जाता है, राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड कंट्रोल ऑफ द फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू। आप डिज़ाइन व्यू में किसी भी कंट्रोल का यूज़ कर उस पर राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद चूज़ डिजायर्ड इवेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू एंड इट्स सब मेनू। तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, आप उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट मेनू में जा सकते हैं या उसके सब मेनू में जा सकते हैं और वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन द डिजायर्ड इवेंट इट ओपन सोर्स कोड एडिटर। लेकिन जब आप किसी कंट्रोल के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो आप डबल क्लिक करते हैं या फिर राइट क्लिक करते हैं, तो उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसके सोर्स कोड एडिटर पे चले जाते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट हैंडलर नेम के साथ आपके सामने होता है, जहाँ पर आपको टू डू कोड लिखा होता है। टू डू मतलब आपका एक कमेंट लिखा होता है, वहाँ से आपको कोडिंग करना होती है। यू विल फाउंड अ कोड विंडो, सॉरी इसके पीछे ऊपर एक और लाइन है, फॉर द हैंडलर एक्शन परफॉर्मेंस कॉमनली यूज लिसनर। और वो जो मेथड होती है वहाँ पर एक्शन परफॉर्म्ड करके लिखा होता है। देखिए यहाँ पे एक आप सामने एक इमेज है, उसमें देख सकते हैं प्राइवेट वॉइड ये फंक्शन का नाम है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्रोल नेम जो है, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया है या डबल क्लिक किया है, आपने बटन यूज़ किया है, तो जे बटन 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका कंट्रोल का नेम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिसनर नेम आ रहा है, एक्शन परफॉर्म। ये एक्शन परफॉर्म होगी अगर उस बटन पर इवेंट जनरेट होगा। और उसके बाद इवेंट नेम जो है वो एक्शन नेम कहलाता है। और उसके बाद हम लोग टू डू जो यहाँ पर कोड है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, यहाँ पर हम लोग उससे रिलेटेड कोड यहाँ पर मेंशन करते हैं और यहाँ पर जो कोड हम लोग लिखेंगे वही एक्शन परफॉर्म उस बटन के प्रेस होने पर होगी। यू विल फाउंड अ कोड विंडो अलॉन्ग विद द प्रोटोटाइप मेथड टू परफॉर्म एक्शन डिफाइंड बाय यू। अब यहाँ पर ये प्रोटोटाइप जो मेथड है, इसके अंदर हमें एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ कोड लिखना होते हैं। यू मे राइट कमांड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन टू डू सेक्शन। यहाँ पर टू डू सेक्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें वो कोड या वो पॉइंट या वो कमांड्स लिखना होती है जिससे कोई एक्शन परफॉर्म हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग नेटबीन के अंदर इवेंट हैंडलर मेथड क्रिएट करते हैं और इसी का यूज़ हम लोग हमारे सारी एप्लीकेशंस के अंदर कर पाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अलग अलग कंट्रोल्स कंपोनेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या उसमें यूज़ होने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके अंदर जो यूज़ होने वाली मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ताकि आप लोग इनसे थोड़े से फैमिलियर हो जाए। आप लोग इनको प्रैक्टिकल में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअल में करते क्या है या इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है या इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। एवरी स्विंग एप्लीकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन टॉप लेवल कंटेनर कंट्रोल। और जैसे जे फ्रेम हो गया, जे एप्लेट हो गया, जे डायलॉग बॉक्स हो गया, कोई भी स्विंग एप्लीकेशन जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो कम से कम उसमें एक टॉप लेवल कंटेनर कंट्रोल होता है। और वो जो टॉप लेवल कंटेनर कंट्रोल होता है वो हो सकता है जे फ्रेम हो, जे एप्लेट हो, जे डायलॉग हो। तो इसमें से किसी भी एक टॉप लेवल कंटेनर का हम लोग यूज़ करते हैं और उसी के अंदर हम लोग बाकी के कंपोनेंट का यूज़ करके जो फ्रेम है या जो फॉर्म है वो क्रिएट करते हैं। अ टॉप लेवल कंटेनर में हैव मिड लेवल कंटेनर लाइक कंटेंट पेन, जे पैनल, जे मेनू बार, जे स्क्रॉल बार एक्सेट्रा। अब कोई टॉप लेवल कंटेनर है तो उसके अंदर मिड लेवल कंटेनर भी हो सकता है, और वो मिड लेवल जो कंटेनर होते हैं वो हो सकता है जे पैनल हो, जे मेनू बार हो, जे स्क्रॉल बार हो। इनका यूज़ हम लोग एज अ मिड लेवल कंटेनर कर सकते हैं।
और द कंपोनेंट, और या तो उसके अंदर टॉप लेवल कंटेनर के अंदर या तो क्या हो सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे, जैसे जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड एक्सेट्रा। अब फ्रेम और वी कैन से जे फ्रेम इज अ टॉप लेवल डेस्कटॉप कंटेनर कंट्रोल हैविंग टाइटल, बॉर्डर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब हम लोग अभी फिलहाल जो प्रॉपर्टीज जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो जे फ्रेम है। तो यहाँ पर जे फ्रेम के बारे में बताया हुआ है कि जे फ्रेम जो होता है, जिसे जनरली फ्रेम भी कहा जाता है, एक टॉप लेवल कंटेनर कंट्रोल होता है जो पूरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता है एज अ एप्लीकेशन। उसकी एक टाइटल, बॉर्डर होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है टाइटल, ये प्रॉपर्टी है उसकी, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम लोग टेक्स्ट वैल्यू देकर। और जब टेक्स्ट वैल्यू देते हैं तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फ्रेम का जो टाइटल है उसको सेट कर सकते हैं। सेट द टाइटल अपीयरेंस ऑन द टॉप ऑफ द जे फ्रेम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर कंट्रोल का, जो जैसे कि हम लोगों ने जे फ्रेम लिया है, तो उसका टाइटल अगर हमें सेट करना है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टाइटल प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करते हैं कर्सर प्रॉपर्टी की। कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द माउस कर्सर व्हेन माउस मूव ऑन द फ्रेम। जब हम किसी पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर, जब हम लोगों ने जो फ्रेम लिए उसके ऊपर हम माउस को ले जाते हैं, तो माउस का टाइप कैसा होगा या वो कर्सर कैसा दिखाई देगा, ये हम लोग कर्सर प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू देना होती है, क्रॉस हेयर, ईस्ट रिसाइज, वेस्ट रिसाइज, नॉर्थ वेस्ट रिसाइज, मूव, हैंड, वेट, डिफ़ॉल्ट। हम लोग जो कर्सर उसके ऊपर कर्सर का टाइप या डिज़ाइन देना चाहते हैं, हम लोग कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करके दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिसाइजेबल। रिसाइजेबल प्रॉपर्टी में हमें ट्रू या फॉल्स देना होता है, और इसके थ्रू हम लोग जो फ्रेम है उसकी रिसाइजिंग को चेक कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे यूज़र के सामने जब हमने एप्लीकेशन बना के दे दी, तो हो सकता है कि वो उस एप्लीकेशन को रिसाइज करके बड़ा करना चाहता हो या छोटा करना चाहता हो, तो वो उसको रिसाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि हमने रिसाइजेबल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रू रखा है या फॉल्स रखा है। अगर आपने ट्रू रखा है तो वो जो आपने एप्लीकेशन बनाई होगी या जो फ्रेम का आपने यूज़ किया होगा वो रिसाइज हो जाएगी, अदरवाइज वो रिसाइज नहीं हो पाएगी। लास्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन की गई है वो है डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, डिफाइन द एक्शन व्हेन क्लोज बटन इज प्रेस्ड। जब आप क्लोज बटन को प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर एक तो होता है डू नथिंग, हाइड, डिस्पोज या एग्जिट ऑन क्लोज। ये चार ऑप्शन हमारे पास होते हैं। इन चार ऑप्शंस का यूज़ हम लोग, जो क्रॉस ऑप्शन होता है, जो मतलब जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट राइट हैंड साइड के ऊपर टॉप पे जो क्रॉस का सिंबल होता है, उस सिंबल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वो क्लिक करने के बाद या वो बटन प्रेस करने के बाद एक्चुअल में होगा क्या, वो यहाँ पर ऑपरेशन डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग चाहें तो डू नथिंग, हाइड या डिस्पोज या एग्जिट ऑन क्लोज, ये चार ऑप्शन का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये कहलाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जे फ्रेम कंटेनर कंट्रोल। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जे पैनल के बारे में। जे पैनल क्या होता है, अ पैनल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स अदर कंपोनेंट डिस्प्लेड इन द फ्रेम। पैनल क्या होता है, ये एक प्रकार का कंटेनर ही होता है जो हम लोग किसी फ्रेम के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब अगर पैनल को देखा जाए तो ये मिड लेवल कंटेनर होता है और जे फ्रेम होता है टॉप लेवल कंटेनर। तो टॉप लेवल कंटेनर के अंदर वापस से एक और कंटेनर को यूज़ करने के लिए जो कंपोनेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो जे पैनल कहलाता है। और इस पैनल के अंदर अदर दूसरे कुछ कंपोनेंट होते हैं जो पैनल होल्ड करके रखता है और डिस्प्ले करता है। टू ऐड पैनल जस्ट ड्रैग जे पैनल कंपोनेंट ऑन द फ्रेम एंड रिसाइज इट। अब जब आप जे पैनल को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जे पैनल कंपोनेंट को फ्रेम के अंदर ड्रैग करना होता है। राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास कंपोनेंट के लिए पूरी लिस्ट होती है, वहाँ से आप जे पैनल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके जे फ्रेम के ऊपर ला सकते हैं और उसको रिसाइज कर सकते हैं। ड्रैग अदर कंपोनेंट, अब अगर आप उसके अंदर कोई दूसरे कंपोनेंट को रखना चाहते हैं तो आपको दूसरे कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जैसे दूसरे कंपोनेंट जैसे जे बटन हो गया, जे टेक्स्ट फील्ड हो गया,
उसको आपको स्विंग कंट्रोल बॉक्स से कहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, पैनल के ऊपर, और पैनल के ऊपर लाके उसको आप ड्रॉप कर दीजिए तो दूसरे जो कंपोनेंट है वो जे पैनल के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से जे पैनल क्या काम करेगा, एज अ मिड लेवल कंटेनर कंट्रोल, इसके अंदर हम लोग दूसरे कंट्रोल या दूसरे कंपोनेंट का भी यूज़ कर पाते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग अलग अलग ऑपरेशन या वैल्यू रखकर इसको क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं केवल यही प्रॉपर्टी हो, इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूजेबल प्रॉपर्टी है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले होता है बैकग्राउंड। सेट द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड क्या करता है, जो बैकग्राउंड का कलर है उसको सेट करने में हेल्प करता है। मतलब आपने अगर जे पैनल लिया है और उसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर की बात करते हैं, तो स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ बॉर्डर अप्लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द पैनल। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैनल की जो बाउंड्री है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं, उसको हम लोग चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। और वो जो बाउंड्री होगी, हो सकता है आप लोग उसको नो बॉर्डर रखना चाहें, मतलब उसकी बॉर्डर नहीं रखना चाहें तो नो बॉर्डर कर दीजिए, बी लेवल बॉर्डर रखना चाहें तो वो कर सकते हैं, कंपाउंड बॉर्डर रख सकते हैं, एम्प्टी ऑर्डर रख सकते हैं, एज बॉर्डर रख सकते हैं, लाइन बॉर्डर रख सकते हैं, टाइटल्ड बॉर्डर रख सकते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर जो देखा था, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको एक फ्रेम दिखाई थी, मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक फ्रेम है, जे फ्रेम है, इसके अंदर ये जे पैनल है और जे पैनल के ऊपर देखिए प्रॉपर्टीज़ डू यू हैव लिखा है, और ये प्रॉपर्टीज़ डू यू हैव जो लिखा है वो एक जे पैनल की बाउंड्री पर लिखा है। तो इस प्रकार का जो कंपोनेंट है, मतलब जे पैनल तो आपको समझ में आ रहा है कि जे पैनल खुद भी अपने आप में कंटेनर कंट्रोल है जो कि मिड लेवल कहलाता है। तो मिड लेवल कंटेनर के अंदर हमने अलग अलग कंपोनेंट भी रखे हुए हैं और इसके ऊपर मतलब बॉर्डर, इसकी बॉर्डर सिलेक्ट की गई है और ये बॉर्डर जो है टाइटल्ड बॉर्डर कहलाती है। टाइटल बॉर्डर क्यों, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो जे पैनल है उसके टाइटल भी होना चाहिए या दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कौन सी बॉर्डर यूज़ की हुई है, टाइटल्ड बॉर्डर। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने वो जो अभी मैंने आपको फॉर्म दिखाया था उस फॉर्म के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ डू यू हैव पर्टिकुलर एक फ्रेज लिखा हुआ था, तो वो लिखने के साथ ही वो टाइटल बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही लिखा गया था। उसके बाद बात होती है फोरग्राउंड की। तो फोरग्राउंड क्या होता है, यह अगर हमें देखना है तो फोरग्राउंड मतलब होता है कि जो आपने जे पैनल के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फोरग्राउंड प्रॉपर्टी का। उसके बाद टूल टिप टेक्स्ट। टूल टिप टेक्स्ट क्या होता है, सेट द टेक्स्ट फॉर टूल टिप। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति माउस के थ्रू किसी एप्लीकेशन के ऊपर माउस को मूव करता है तो किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, किसी आइकन के ऊपर, किसी कंपोनेंट के ऊपर जब माउस का पॉइंटर जाए तो वहाँ पर एक बॉक्स खुल जाए जिस बॉक्स पर कुछ कंटेंट लिखा हो या उस पर्टिकुलर मैसेज के बारे में या आइकन के बारे में या जो टेक्स्ट के ऊपर आपने उसको मूव किया है उसके बारे में अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो तो वो डिस्क्रिप्शन हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं, टूल टिप टेक्स्ट के थ्रू। तो टूल टिप टेक्स्ट होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये जब हम लोग किसी कंपोनेंट के ऊपर या आइकन के ऊपर या किसी टेक्स्ट मतलब कोई वर्ड सेंटेंस के ऊपर माउस को ले जाते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स उसके ऊपर दिखाई देता है जिसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वो डिस्क्रिप्शन शो करना टूल टिप टेक्स्ट कहलाता है। और इसके ऊपर अभी हमने फोरग्राउंड पढ़ा। फोरग्राउंड मतलब जो भी कंपोनेंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी कंटेंट लिखा गया है, जो टेक्स्ट लिखा गया है, उस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना फोरग्राउंड कहलाता है। तो ये दो ऑप्शन हम बार बार यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ में आना चाहिए कि टूल टिप टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको भी हम लोग जे पैनल के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनिमम साइज़ की, एक्स एंड वाई वैल्यू। यहाँ पर डिफाइन द मिनिमम विड्थ एंड हाइट एक्स वाई इन द ट्विप्स। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पैनल हमने लिया है उसकी मिनिमम विड्थ और हाइट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और इसके लिए हमें एक्स और वाई दो कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ को देना होता है। जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेंगे उससे लेंथ और हाइट दोनों मैनेज हो जाएगी और इस प्रकार से आपका
जो मिनिमम साइज़ है वो हम लोग JPanel को दे पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम साइज़ की। तो जिस प्रकार से हम लोग मिनिमम साइज़ को सेट कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग मैक्सिमम साइज़ को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात होती है प्रेफरेबल साइज़ की। तो जो प्रेफरेबल साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा आपका जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, जो JFrame आपने बनाया है, उसमें जो प्रीफर्ड साइज़ उस पे एप्लीकेशन का अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको आप लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगेन साइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आपको दो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि X और Y कंपोनेंट के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं J बटन की। लेकिन J बटन वाला जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब बटन बिलोंग्स टू द J बटन क्लास ऑफ स्विंग कंट्रोल API। जो J बटन होता है वो J बटन क्लास को बिलोंग करता है। आपको ये स्टेटमेंट सभी कंपोनेंट के साथ में लिखना होगा। इट इज़ मोस्टली यूज एक्शन कंपोनेंट एंड कैन बी यूज टू ट्रिगर द एसोसिएटेड इवेंट मेथड इन द एप्लीकेशन। इसका यूज़ हम लोग जनरली एक्शन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं या ट्रिगर करने के लिए करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी बटन पर क्लिक करता है तो कोई एक्शन परफॉर्म होती है, मैसेज जनरेट होता है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? बटन के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। फोरग्राउंड होती है उसके अंदर लिखे टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। टूल टिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उस पर्टिकुलर बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो या माउस को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बटन के ऊपर जो कंटेंट हमने लिखा है उसकी साइज़ और उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए। नेमोनिक्स जो होता है उस बटन का शॉर्टकट बनाने के लिए हम लोग नेमोनिक्स नाम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। फिर इनेबल्ड प्रॉपर्टी होती है उस बटन को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए। अगर आपने उसको ट्रू रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्टिव रहेगा, अगर आपने उसको फॉल्स रखा है तो वो डीएक्टिव रहेगा, दिखेगा जरूर लेकिन वो काम नहीं करेगा। उसके बाद फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी होती है कि आप लोग जो बटन का जो टेक्स्ट है उसके फ़ॉन्ट को आप लोग लिख सकते हैं। सॉरी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बटन के ऊपर कुछ चीज़ें लिखने के लिए जो कंटेंट आप लिखना चाहते हैं। और फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी होती है उसकी साइज़ और स्टाइल को बदलने के लिए। मैंने टेक्स्ट में ये बात बोल दी थी कि टेक्स्ट होता है काय के लिए, उसकी साइज़ और उसके स्टाइल को बदलने के लिए, लेकिन वो होता है फ़ॉन्ट में। जबकि टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, हम उस बटन के ऊपर कुछ कंटेंट लिख सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर वर्ड लिख सकते हैं जिसको पढ़कर यूज़र समझ पाए कि उस बटन को प्रेस करने से क्या होगा। अब इसी के साथ J बटन के साथ कुछ मेथड्स होती है। ये मेथड हमें हर बटन हर कंपोनेंट के साथ लिखना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ होगी, या तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेथड्स। तो setText मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। और setText मेथड क्या करती है, जो भी बटन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको सेट करने में हमारी हेल्प करती है। तो देखिए एग्जांपल लिखा है J बटन 1 डॉट setText you clicked me। तो J बटन 1 के ऊपर क्या setText मेथड लग रही है, you clicked me लिखा हुआ आपको दिखेगा। getText मेथड जो होती है यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग getText मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद setIcon मेथड होती है कि अगर हम लोग कोई आइकन फाइल डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी बटन के ऊपर तो हम लोग setIcon मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद setEnabled एक मेथड होती है जिससे हम लोग बटन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इसमें जो कंपोनेंट देना होता है वो बूलियन टाइप का होता है। बूलियन टाइप का होने का मतलब है कि अगर आपने उसको ट्रू रखा है तो वो इनेबल हो जाएगा, और अगर आपने उसको फॉल्स रखा है तो वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद बात होती है सेट विजिबल की। तो इसके थ्रू हम लोग बटन को क्या कर सकते हैं, विजिबल या इनविजिबल रख सकते हैं। और जब इस मेथड को यूज़ करते हैं तो इसमें भी हमें जो कंपोनेंट जो इसका पैरामीटर देना होता है वो या तो ट्रू बूलियन टाइप का देना होता है, जो कि ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर आपने इसको ट्रू रखा है तो आपका जो बटन है वो विजिबल रहेगा, और अगर आपने इसको फॉल्स रखा है तो उस कंडीशन में ये इनविजिबल रहेगा। तो जैसा मैंने भी आपको बोला कि कुछ कंपोनेंट जो हम लोग पढ़ेंगे उन कंपोनेंट में आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखना है और साथ में उनके जो मेथड्स है उनको भी याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टी और कुछ मेथड कॉमन है, तो आप लोग सारे जब कंपोनेंट को पढ़ लेंगे तो आप खुद एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी और कौन कौन सी मेथड कॉमन है। तो आप उनको तो अच्छे से याद कर ही लीजिए, ताकि आप उन प्रॉपर्टीज़ और मेथड को सारे कंपोनेंट के साथ लिख पाएंगे और एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकेंगे, हर बटन हर कंपोनेंट के बारे में
कुछ प्रॉपर्टीज़, कम से कम 4 प्रॉपर्टीज़ और 4 मेथड आपको याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप लोग प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, क्योंकि इन बटन्स और इन कंपोनेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन कभी कभार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जे लेवल कंट्रोल्स के बारे में, लेकिन अब ये जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ पाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। वर्किंग विद द J level control. A label control belongs to the J level class and used to display non-editable text. The text to be displayed is controlled by text property at the design time and set text method at the runtime. J level offers the following features. First one is it can display text or image or both. It may have bordered appearance, and third one is support HTML for formatted text. देखिए हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जो हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने जे बटन्स को हमने डिस्क्राइब किया था। अब आज जो हमें पढ़ना है वो जे लेबल है। जे लेबल क्या होता है ये हम लोग पुराने कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ जे लेबल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, डेटा एंट्री फॉर्म या नेम लिखा है या जेंडर लिखा है, तो जैसे यहाँ पे ये नेम लिखा है या जेंडर लिखा है या यहाँ पर डेटा एंट्री फॉर्म लिखा है, मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट जो यूज़र देखकर समझ पाता है या पढ़ पाता है कि हाँ इसका क्या मीनिंग है और उसको क्या करना है, वो जे लेवल कहलाता है। हम लोग जनरल जैसे यहाँ पे रिमार्क लिखा है, सिटी लिखा है, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, जे लेवल कहलाते हैं, क्योंकि यूज़र इनको पढ़ सकता है और इसके बेसिस पर अपना जो रिस्पॉन्स है या जो इनपुट है वो दे सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जे लेवल। और आज हमें इसी की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए जे लेबल क्या होता है। अ लेबल कंट्रोल बिलोंग्स टू द जे लेबल क्लास। अगर हम लोग लेबल कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो लेबल कंट्रोल हमेशा जे लेबल क्लास का को बिलोंग करता है, या यूँ बोल सकता हूँ कि जो जे लेबल कंट्रोल होता है वो जे लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है एंड इज टू डिस्प्ले नॉन एडिटेबल टेक्स्ट। और जिसका काम क्या होता है कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करना जो कि नॉन एडिटेबल होगा। मतलब एक फॉर्म अगर हमने बनाया है तो उस फॉर्म के ऊपर जो नॉन एडिटेबल टेक्स्ट होता है जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं ताकि यूज़र उसको पढ़कर जो भी रिस्पॉन्स या इनपुट देना चाहे वो दे पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एडिटेबल टेक्स्ट। द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इज कंट्रोल्ड बाय टेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम लोग जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उस फॉर्म के ऊपर जो यूज़र को दिखाना चाहते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और कब कर सकते हैं, डिज़ाइन करते समय, या हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। और ये सेट टेक्स्ट मेथड कब यूज़ होती है, रन टाइम पर। जे लेवल ऑफर द फॉलोइंग फीचर्स। अब जे लेवल अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ फीचर हैं जिसे हम लोग यूज़ करते हैं हमारे जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं उसके अंदर। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेज और बोथ। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं या इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, या दोनों को ही हम लोग कहाँ पर लेके आ सकते हैं, जे लेवल के प्लेस पर। इट में है बॉर्डर्ड अपीयरेंस। हम लोग चाहे तो जे लेवल को बॉर्डर अपीयरेंस के साथ भी शो कर सकते हैं और चाहे तो उसको विदाउट बॉर्डर भी रख सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज़ करना होगी और वो प्रॉपर्टी भी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। सपोर्ट्स HTML फॉर फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब जो जे लेवल होता है वो हमेशा HTML को सपोर्ट करता है या HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ताकि उसकी जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट किया जा सके, या फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का भी यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे लेवल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मेथड्स के बारे में, क्योंकि हमें हर टाइप के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या मेथड हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, ये हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जे लेवल हमने लिया है उसके बैकग्राउंड को हम लोग उसके कलर को चेंज कर सकते हैं,
इट वर्क्स ओनली व्हेन ओपेक इज सेट टू ट्रू, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर ओपेक को क्या रखा जाए, ट्रू रखा जाए। उसके बाद फोरग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है, फोरग्राउंड को मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसके कलर को चेंज करना, तो हम उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग जे लेबल में कुछ कंटेंट ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेएबल टेक्स्ट लिख सकते हैं जो यूज़र देख पाएगा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर पाएगा। फ़ॉन्ट के थ्रू, फ़ॉन्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी साइज़ और फ़ॉन्ट की स्टाइल दोनों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल्ड क्या करता है, आपको ये बताता है कि जो जे लेबल है वो एक्टिव है या नहीं है। फिर उसके लिए आपको जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो ट्रू रखना होता है, फॉल्स। अगर ट्रू रखा है तो मतलब जो आपका जे लेबल है वो एक्टिव है। अगर आपने उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर फॉल्स रखा है तो वो डीएक्टिव रहेगा। आइकन, अगर आप जे लेबल के प्लेस पर एक इमेज फाइल शो करना चाहते हैं तो हमें आइकन प्रॉपर्टी जाना होगा और आइकन के अंदर हमें पाथ देते हुए, उसका एक आर्गुमेंट होता है पाथ देने का, वो पाथ हम जब उसमें शो करेंगे तो उस कंडीशन में जो जे लेवल है वहाँ पर टेक्स्ट की बजाय इमेज हम लोग देख पाएंगे। तो ये 4 या 5 प्रॉपर्टी जो आपको अच्छे से आता है ना, तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो पुराने जे बटन के साथ भी थी, तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को, कॉमन जो प्रॉपर्टी थी उनको याद कर लीजिए, उस प्रॉपर्टी सब में एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सेट स्ट्रिंग क्या करता है, ये मेथड से, देखिए ब्रैकेट लगा है, पैरेंथेसिस का यूज़ हो रहा है, मतलब वो मेथड है। तो सेट स्ट्रिंग एक मेथड है जिसमें हमें स्ट्रिंग पास करना होती है, और जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं तो जब इस मेथड को जे लेबल 1, मतलब ये एक कंपोनेंट यूज़ किया है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो जे लेबल 1 होता है, उसके ऊपर हमने सेट टेक्स्ट मेथड को यूज़ किया है और उसमें एक स्ट्रिंग पास किए आई एम ओके। तो उस कंडीशन पे जे लेबल के ऊपर आपको आई एम ओके लिखा हुआ दिखेगा और इस प्रकार से हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट होती है गेट टेक्स्ट मेथड। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। गेट टेक्स्ट मेथड जो होती है वो यूज़र से इनपुट लेने के काम आती है। तो अगर हम लोग किसी लेबल पर यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर लेबल के ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट टेक्स्ट मेथड को अप्लाई करते हैं, और जैसे ही गेट टेक्स्ट मेथड अप्लाई होती है उसको एक स्ट्रिंग st के अंदर हम लोग उसको सेव कर लेते हैं। सेट विजिबल एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो लेबल है उसको विजिबल और नॉन विजिबल या इनविजिबल बना सकते हैं, और इसके अंदर हमें बूलियन टाइप का डेटा टाइप देना होता है। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर आपने इसके अंदर ट्रू दिया है तो आपका जो लेबल है वो इनेबल रहेगा, और अगर आपने इसको फॉल्स दिया है तो उस कंडीशन में आपका जो लेबल है वो इनविजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मेथड्स है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और यही मेथड और प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जाम में भी लिखकर आना होगी। डिस्प्लेइंग द इमेज विथ जे लेबल। अब अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से हम लोग इमेज को जे लेबल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेटिंग अप इमेज एट डिज़ाइन टाइप, हमें क्या करना होगा, एक इमेज लेना होगी जिसको हम डिज़ाइन टाइप पर क्या करना चाहते हैं, लेबल के ऊपर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एट जे लेबल कंट्रोल एंड क्लिक ऑन एलिप्स। अब अगर हम लोग क्या चाहते हैं कि जे लेबल कंट्रोल के ऊपर एक इमेज शो होने लगे तो हमें करना होगा, जे लेबल कंट्रोल लेना होगा और वहाँ पर हमें इलिप्स के ऊपर, उसकी इलिप्स एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप लोग मतलब उसके ऊपर 3 डॉट लगे होते हैं, वो सेटिंग्स होती है, उसमें जाकर आपको क्लिक करना होगा। और ये या तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, जे लेबल कंट्रोल जब आप ले लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो उस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज, सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का, और प्रॉपर्टीज़ में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आइकन प्रॉपर्टी के सामने ऐसे 3 डॉट लगे होंगे, उस पर आप लोग क्लिक करिए तो आपके सामने एक प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आइकन के अंदर जाकर आप डबल इलिप्स के आगे ये जो 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा जिसमें से आप इमेज को चूज़ कर सकते हैं कि आपका इमेज कहाँ से आपको लेना है। स्पेसिफाई द पाथ, वहाँ पे आप अपना पाथ को दे दीजिए, फाइल का नाम दे दीजिए, और इस प्रकार से आप लोग क्या कर पाएंगे, इमेज को जे लेबल की प्लेस पर ला पाएंगे।
लेकिन यहाँ पर आपको अगर इमेज को लेना है तो आपको ओपन सोर्स एडिटर में जाकर टॉप पर क्या लिखना होगा, import java.swing.image icon। अगर आप ये ये फाइल इंपोर्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप इमेज को जे लेवल पर नहीं ले पाएंगे। सेटिंग अप इमेज एट द रन टाइम, अगर आप रन टाइम के ऊपर एक इमेज को लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो javax.swing.image icon वाली जो फाइल है उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप jlabel.set icon मेथड का यूज़ करके एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इमेज आइकन को पाथ देते हुए आप शो कर सकते हैं कि आपकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे टेक्स्ट फील्ड की, वो वाला पोर्शन वहीं पर कम है जे लेवल का। अब हमें नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो पढ़ना है जे टेक्स्ट फील्ड। अब जे टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, J text field is a versatile control used to get input from the user or to display text। J text field क्या होती है, एक ऐसी versatile control होता है जो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है और उसको फिर डिस्प्ले करने का काम भी करता है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ J text field क्लास। ऑब्वियस है कि हम लोग अगर J text field की बात कर रहे हैं तो J text field क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। अलाउ द यूजर टू इंटर अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो हमें क्या अलाउ करता है कि हम एक सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिख पाए। जे टेक्स्ट फील्ड ऑफर्स द फॉलोइंग फीचर्स, ये हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे यू कैन इंसर्ट एंड सिलेक्ट टेक्स्ट। आप इसके अंदर एज ए इनपुट आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसको टाइप कर सकते हैं। यू कैन स्क्रॉल द टेक्स्ट इफ नॉट फिट इन द विजिबल एरिया, आप यहाँ पर टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं अगर वो आपका जो भी टेक्स्ट है वो विजिबल एरिया में ना हो। You can use selected text in other application using the clipboard। आप यहाँ पे clipboard का यूज़ करते हुए किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करके आप उसको किसी दूसरे टेक्स्ट फील्ड में पेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं जे टेक्स्ट फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसमें यूज़ की जाने वाली मेथड्स के बारे में। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड क्या होता है, मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में भी बोला था। फोरग्राउंड मतलब उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसके कलर को हम लोग चेंज कर पाते हैं। टेक्स्ट वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम लोग उसके जो भी जे टेक्स्ट फील्ड जैसे हम लोग यूज़ करें तो उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हम बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ देना चाहते हैं तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिख कर दिया है उसकी स्टाइल और उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल्ड। अगर हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड को एक्टिव रखना चाहते हैं तो हमें इनेबल्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है, या अगर हम लोग यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं कि वो उसमें एडिटिंग कर पाए तो हमें एडिटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। अब अगर हम लोग इनेबल प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ट्रू रखना होगा ताकि जो भी यूज़र है वो जे टेक्स्ट फील्ड को एक्टिव फॉर्म में देख पाए, और अगर हमने उसको फॉल्स रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिव हो जाएगा। और एडिटेबल के अंदर भी हम लोग ट्रू या फॉल्स देते हैं ताकि अगर हम लोग यूज़र को उसमें राइटिंग वर्क अलाउ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम ट्रू रखते हैं, अदरवाइज हम उसको फॉल्स कर देते हैं। अब इसके ऊपर लगने वाली कुछ मेथड है जैसे सेट टेक्स्ट, जो हमेशा सब में लगेगी करीब। सेट टेक्स्ट में हम लोग एक स्ट्रिंग पास करते हैं। अब जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, जे टेक्स्ट फील्ड 1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमने मेथड अप्लाई की है सेट टेक्स्ट मेथड, और उसमें हमने जो स्ट्रिंग पास की लिखा है आई एम ओके। तो इस प्रकार से जो जे टेक्स्ट फील्ड 1 है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, आई एम ओके। गेट टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 क्या यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमने मेथड लगाई है गेट टेक्स्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, उसको स्ट्रिंग st नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। इज एडिटेबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या आपका जो जे टेक्स्ट फील्ड है वो एडिटेबल फॉर्म में है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर ट्रू या फॉल्स लेते हैं।
और यहाँ पे हम मेथड लगाते हैं इज एडिटेबल। सेम मेथड हम लोग लगाते हैं इज इनेबल्ड। यहाँ पर हमारा जो जेटेक्स्ट फील्ड वाला पार्ट है या जो हमने कंपोनेंट लिया है वो इनेबल है या नहीं, वो पता करने के लिए हम लोग अगेन बूलियन टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं बी और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ये जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर होती है ये ट्रू या फॉल्स टाइप की होती है, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पर जो आपका जेटेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट है वो इनेबल है या नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट इंटरेक्शन यूजिंग द जेटेक्स्ट फील्ड। हम लोग जेटेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने के कुछ या उसके साथ इंटरेक्शन करने के कुछ मेथड्स और तरीके होते हैं जो आपको काम आएंगे, ये आपको पढ़ने के लिए है। इन GUI एप्लीकेशन ऑफन वी रिक्वायर्स टू स्टोर वैल्यू ऑफ टेक्स्ट फील्ड थ्रू द जेटेक्स्ट फील्ड एंड वाइस वर्सा। जावा ऑफर्स 3 मेथड फॉर दिस पर्पज। ठीक, हम लोग जब जेटेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में जावा हमें 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग जेटेक्स्ट फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर पाए। पहली मेथड होती है गेट टेक्स्ट। इट रिटर्न्स द टेक्स्ट स्टोर्ड इन द टेक्स्ट बेस्ड GUI कंपोनेंट लाइक टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, बटन, लेबल, चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन एक्सेट्रा इन स्ट्रिंग टाइप। अगर हम लोग गेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो गेट टेक्स्ट मेथड जो है अलग अलग कंपोनेंट है उसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गया उस पर हम लोग गेट टेक्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट एरिया हो गया उस पर हम लोग गेट टेक्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बटन हो गया उस पर गेट टेक्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ये जो गेट टेक्स्ट मेथड है ये सारे इन कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई कर यूज़र से इनपुट लिया जा सकता है। मतलब इस प्रकार से हम लोग जेटेक्स्ट फील्ड के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक पार्स मेथड होती है। इस मेथड के अंदर दिस मेथड कन्वर्ट टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम द GUI कंपोनेंट इनटू द न्यूमेरिक टाइप। यहाँ पर जो टेक्सचुअल डेटा होता है जो कि हमने GUI कंपोनेंट के अंदर दिया होता है वो न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने लिखा है बाइट डॉट पार्स बाइट स्ट्रिंग एस, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग एस प्रोवाइड की है, तो वो स्ट्रिंग एस जो है वो बाइट टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो जाएगी। बाइट मतलब ट्रू या फॉल्स, मतलब 0 या 1। उसके बाद शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट स्ट्रिंग एस, अगर आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास की है तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू है वो शॉर्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए आगे लिखा भी है स्ट्रिंग इनटू शॉर्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग इंटीजर की। इंटीजर डॉट पार्स इन स्ट्रिंग एस, तो यहाँ पर जो आपने स्ट्रिंग दी है वो इंटीजर टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ जब हमने अभी प्रोग्रामिंग की थी तो वहाँ पर भी यूज़ किया था। लॉन्ग डॉट पास लॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रिंग लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लोट डॉट पास फ्लोट, ये जो स्ट्रिंग है ये फ्लोट टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर डबल डॉट पास डबल स्ट्रिंग एस, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो डबल टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है, इंटीजर एज, इंटीजर डॉट पार्स इंट जेटेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। अब देखिए जेटेक्स्ट फील्ड 1 बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट के ऊपर हमने गेट टेक्स्ट मेथड को अप्लाई किया हुआ है। तो जेटेक्स्ट फील्ड 1 के ऊपर जब गेट टेक्स्ट मेथड को अप्लाई किया है तो यहाँ पर यूज़र से हम लोग इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं जेटेक्स्ट फील्ड के अंदर, और वो जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब उसको हम लोग इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जो इंटीजर फॉर्म है वो एज नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर पाते हैं, यूज़र से गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू या पार्स मेथड के थ्रू इनपुट को स्ट्रिंग फॉर्म में लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर फॉर्म में। उसके बाद बात होती है सेट टेक्स्ट, जो थर्ड मेथड है। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिस मेथड स्टोर्स स्ट्रिंग इन GUI कंपोनेंट। इस मेथड के थ्रू हम लोग GUI कंपोनेंट के अंदर स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ लिखा जेटेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट अमिताभ, तो इस कंडीशन पे जो जेटेक्स्ट फील्ड 1 है जो कंपोनेंट है उसके ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को शो करना चाहते हैं। और जैसे अमिताभ नाम लिखा है तो उस कंडीशन पे अमिताभ नाम जो है वो सेट जेटेक्स्ट फील्ड के ऊपर आपको शो होने लगेगा। तो सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ होता है, हम जो इनपुट यूज़र को दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। वैसे ही सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ हम लोग जे लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं, और जे लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैंक छोड़ा है प्लस पेमेंट। पेमेंट एक वेरिएबल है
तो जो पेमेंट की वैल्यू होगी वो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट होने लगेगी। तो सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, रन टाइम पर किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जे टेक्स्ट फील्ड के साथ हमारा इंटरेक्शन किस प्रकार से हो पाता है। अब आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें हम लोग बात करेंगे जे चेक बॉक्स की और कुछ दूसरे नए कंपोनेंट की, और साथ में हम लोग देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उनकी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा बहुत ये पार्ट बाकी है, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये वाला भी, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में। लेकिन हाँ, अपन इन सारे को इतने ईजी वे में पढ़ेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि अगर इस पे से कोई सा भी क्वेश्चन आता है कुछ कंपोनेंट के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कुछ मेथड्स के ऊपर, तो आप उनके आंसर को प्रॉपरली दे पाएंगे और आप वहाँ पे आंसर लिख पाएंगे। तो फिलहाल आगे का जो भी पार्ट है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए अपन इतना, थैंक यू।